आपने कभी भी अपने आसपास किसी लड़की को पागल नहीं देखा होगा, पागलों की तरह भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि 100% में से केवल 2% लड़कियां ही ऐसी होती हैं जो कि पागल हो जाती हैं। अक्सर आपने लड़कों को गलियों में, गांवों में, शहरों में, चौराहे पर पागलों की तरह देखा होगा, पागलों की तरह भीख मांगते हुए देखा होगा। जो आज की कहानी है वो कहानी एक ऐसी पागल लड़की की है जो पहले पागल नहीं थी लेकिन बाद में पागल हो गई। जब वो एक दिन चौराहे पर घूम रही होती है पागलों की तरह, और जो पुलिस वाले होते हैं वो चौराहे पर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले। ये पागल लड़की अपना रोड क्रॉस कर रही होती है, बिना देखे एक 4 पहिया की गाड़ी आती है और इस पागल लड़की में टक्कर मार देती है। दोस्तों, गाड़ी जो थी उसकी रफ्तार चौराहे की वजह से, टोल नाके की वजह से थोड़ी कम थी, तो जिससे लड़की को ज़्यादा चोट नहीं आती है। और जो पुलिस वाले थे, ट्रैफिक वाले, वो सभी वहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं और उस लड़की को वहाँ से उठाते हैं, उसको रोड क्रॉस कराते हैं। जैसे ही उन ट्रैफिक पुलिस वालों में से ट्रैफिक दरोगा की नज़र उस भिखारी पर, उस पागल लड़की पर पड़ती है, तो नज़र पड़ने के बाद में वो दरोगा साहब उस लड़की की तरफ देखते ही रह जाते हैं। वो जैसे देख रहे थे वैसे ही उनकी मूर्ति बन जाती है। क्योंकि दोस्तों, ये लड़की जो कि पागलों की तरह रोड पर भीख मांग रही थी, ये लड़की कोई और नहीं होती है बल्कि इन दरोगा साहब की पत्नी होती है, जिससे 3 साल पहले ये रिलेशनशिप में थे। लेकिन 3 साल पहले ही ये एक दूसरे से अलग हो गए थे। तलाक का जिक्र चल रहा था लेकिन तलाक इनका हुआ नहीं था। बस इनमें 3 साल से बातचीत बंद थी। और आज जब अपने सामने 3 साल बाद इन्होंने अपनी पत्नी को अपने सामने देखा तो इनके होश उड़ गए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हरिकिशन, आपका इस कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश इंदौर की है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश इंदौर की है। एक लड़की जिसका नाम मंजू होता है, जिसके बूढ़े माता पिता होते हैं, 2 भाई होते हैं जिनकी शादी पहले से हो चुकी थी। मंजू जो थी शादी लायक हो गई थी, तो इसके माता पिता इससे कहते हैं कि बेटी, हम तुम्हारी शादी कराना चाह रहे हैं, अगर तुम चाहो तो। लड़की इनकार कर देती है, कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करनी है मुझे, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। दोस्तों, मंजू जो थी उस समय इंटर क्लास में पढ़ती थी। तो मंजू के माता पिता मंजू से कहते हैं कि देखो मंजू, अब हम बूढ़े हो गए हैं और हमारा कुछ पता नहीं है कि हम कब चले जाएं, और हम जीते जी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तुम्हारे हाथ पीले करना चाहते हैं। दोस्तों, प्रेशर डालते हैं मंजू के माता पिता मंजू के ऊपर। मंजू को फिर मानना पड़ता है। शादियों का सीजन आता है तो फिर मंजू की शादी कर दी जाती है एक मुकेश नाम के लड़के के साथ में। मुकेश जो था पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएशन इसने कर रखी थी। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता चला गया। लगभग 4 महीने का समय बीत जाता है। 4 महीने का समय जब बीत जाता है तो एक दिन मंजू अपने पति मुकेश से आकर के कहती है कि सुनिए। बोला कि हाँ। कहती है कि देखिए, आप जब घर में पढ़ते हैं तो हमारा भी मन पढ़ने का होता है, हमने आपको कभी बताया नहीं, लेकिन हमारी ये मंशा थी कि हम भी पढ़ें लिखें और खूब तरक्की करें, नौकरी करें, नाम बढ़ाएं आपका भी अपना भी। तो मुकेश कहता है कि इसमें कौन सी दुविधा वाली बात है, तुमने आज हमसे बोला है तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे।
बताओ तुम्हें किसकी तैयारी करनी है। कहती है कि देखो अभी तैयारी का तो कोई पता नहीं है, अपने अभी हमने 12वीं पास की है, अभी हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। आप हमारे लिए किताबें ले आइए और हमारा एडमिशन बीएससी में करवा दीजिए। मुकेश कहता है कि ठीक है, तुम्हारा एडमिशन हम बीए में बीएससी में करवा देंगे। दोस्तों सुबह होती है। सुबह मुकेश अपने माता पिता के पास जाता है, उनसे बातचीत करता है, पूछता है कि मंजू अपना नाम बीएससी में लिखवाने की कह रही है। इसके बाद में मंजू को बुलाया जाता है। माता पिता मंजू से पूछते हैं कि तुमने क्या कहा, तुम पढ़ना चाहती हो, लिखना चाहती हो। मंजू कहती है कि हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माता पिता उससे कहते हैं कि देखो मंजू, हमें तुमसे कोई नौकरी नहीं करवानी है। तुम्हारा पति मुकेश पढ़ रहा है, लिख रहा है, अगर इसके भाग्य में हुआ तो ये नौकरी कर लेगा, अगर नहीं हुआ तो हमारी 16 बीघा जमीन है, इसे खेती बाड़ी करेगा, ये यहाँ पर ही रहेगा, हम कभी भूखे नहीं मरेंगे, इतना हमारे पास है। तो तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना घर का काम काज ही देखो, कुछ सिलाई वगैरह का काम सीख लो। इतनी बात सुनते ही मंजू कहती है कि माताजी पिताजी, हम जो पढ़ना चाहते हैं वो नौकरी के लिए नहीं चाहते हैं, हम हमारी हॉबिट है, हम इसीलिए पढ़ना चाहते हैं। तो मंजू के माता पिता मंजू से कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं पढ़ोगी। दोस्तों क्योंकि जो मंजू के माता पिता थे वो पुराने ख्यालों वाले थे। वो ये सोचते थे कि लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो अगर लड़के से ज़्यादा होशियार हो गई तो लड़के को छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए मंजू को वो पढ़ने नहीं दे रहे थे। मंजू को बहुत बुरा लगता है। अब 2-4 रोज ऐसे ही गुजर जाते हैं। हालांकि दोस्तों जो मुकेश था ये मंजू को पढ़ाना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता के आगे मजबूर था, क्योंकि माता पिता के आगे किसी की चलती नहीं है। अगर कुछ करता, पढ़ाने की कोशिश करता, तो फिर माता पिता कहते कि हमारी बातों को मानता नहीं है, जोरों का गुलाम हो गया है। तो वो फिर मजबूर था और अपनी पत्नी मंजू को समझाता है कि नहीं, जो माता पिता कह रहे हैं ऐसा कर लो, मैं पढ़ लिख रहा हूँ, अगर मेरी नौकरी लगी तो हम उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। दोस्तों मंजू जो थी वो नाखुश थी और पढ़ना लिखना चाहती थी, तो फिर अपने माता पिता को फ़ोन कर देती है। माता पिता आ जाते हैं और माता पिता से कह देती है कि हमारे सास ससुर है जो हैं हमें पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं और हम इस घर में नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने पति से तलाक लेना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे जहाँ लड़की की इज्जत ना होती हो, लड़की को पढ़ाया लिखाया न जाता हो। मंजू के जो माता पिता थे मंजू को समझाते हैं कि बेटी तुम्हें ऐसा परिवार नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का क्या है, तुम्हारा पति पढ़ा लिखा है और वही तुम्हारे लिए बहुत है। किसी किसी के तो पति ऐसे होते हैं जो 2 अक्षर भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, फिर भी तुम्हारा पति तो पढ़ा लिखा है। मंजू कहती है कि मुझे मेरा पति पढ़ा लिखा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है, मुझे इससे मतलब है। मंजू साफ साफ कह देती है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी, अगर मैं इस घर में रहूंगी तो मैं पूरे मान सम्मान के साथ पढ़ूंगी। जो मंजू के सास ससुर थे वो कह देते हैं कि हम तुम्हें इस घर में कभी भी नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हें रहना है तो रहो। मंजू फिर वहाँ से चली जाती है अपने माता पिता के साथ में। माता पिता भी मंजू को लेकर के आ जाते हैं। मंजू अपने घर में यानी कि अपने मायके में आ जाती है और मायके में ही अपना पढ़ना लिखने की सोचती है। 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीना गुजरने के बाद में जो मंजू के सास ससुर थे वो मंजू पर फ़ोन करते हैं कि बहू अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो। मंजू फिर कहती है कि हम पढ़ना लिखना चाहेंगे, अगर तुम पढ़ा लिखा सको तो हम आ जाते हैं आज ही। फिर मंजू ससुर सास ससुर कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं। तो मंजू कह देती है कि अगर तुम पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो फिर तुम भूल जाओ कि हम तुम्हारी बहू हैं और तुम भूल जाओ कि तुम्हारे बेटे की शादी हो चुकी है। दोस्तों इतनी बात होती है, फ़ोन कट हो जाता है। इसके बाद में जो मंजू होती है वो बीएससी में एडमिशन ले आती है और अपने मायके से ही पढ़ने लगती है। अब धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता है। दोस्तों
3 महीने और गुजरते हैं और 3 महीने गुजरने के बाद में जो मंजू के पिताजी थे उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद में इसकी पढ़ाई छूट जाती है, रुक जाती है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि एक शादीशुदा लड़की का जो असली घर होता है वो उसके पति का घर होता है। अगर लड़की शादी के बाद अपने मायके में रहती है तो लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं, और ऐसा ही होता है मंजू के साथ भी। मंजू के जब पिता का देहांत हो जाता है तो मंजू के जो दोनों भाई थे और जो उसकी भाभियां थी वो मंजू पर ब्लेम लगाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम यहाँ पड़ी रहती हो, अपने पति के पास में क्यों नहीं जाती जब तुम्हारी शादी हो गई है। तो मंजू का जो वो चारों थे वो जीना हराम कर देते थे। लेकिन फिर भी दोस्तों मंजू जो थी वो अपनी मेहनत करके पढ़ाई करती है। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत जब बुरी कलम से लिखी गई हो तो कौन इसे मिटा सकता है। 1 महीना का ही समय और गुजरता है कि 1 महीना का समय गुजरने के बाद में जो मंजू की माताजी थी उनका भी स्वर्गवास हो जाता है अपने पति की के गम में। जैसे ही इनका स्वर्गवास हो जाता है तो जो मंजू थी ये थोड़ी उल्टा सीधा व्यवहार करने लगती है। जो इसके भाई बहन थे इस पर दबाव डालते हैं, इसे टॉर्चर करने लगते हैं कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जाती हो, तुम अपने पति के पास में चली जाओ, पढ़ लिख करके कहीं तुम बालिस्टर नहीं बनने वाली हो, डीएम कहीं नहीं बनने वाली हो तुम। मंजू की माता पिता के देहांत के बाद में थोड़ा टेंशन में आ गई थी, और जो इसके दोनों भाई थे और भाभियां थीं वो भी इसे टॉर्चर करने लगी। और फिर दोस्तों जुल्म इनका इतना बढ़ गया कि ये मंजू को घर से बाहर निकाल देते हैं। मंजू जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो इसकी जो दिमागी हालत थी वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। ये अब पागलों की तरह घूमने लगती है गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव के जो आसपास की सड़कें थी वहाँ पर। दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। जो गांव वाले थे वो मंजू के भाइयों से और उनकी पत्नियों से कहते कि बहन का इलाज करवा लो, बहन ऐसे घूमती रहती है। तो जो भाभियां थीं वो अपने पतियों से कहती हैं कि गांव वाले ताना देते हैं, तुम ऐसा करो या तो इन्हें कहीं छोड़ आओ या फिर कहीं आश्रम में छोड़ आओ। दोनों भाई जो थे वो सोचते हैं और फिर मंजू को ले जा करके दूसरे शहर में छोड़ आते हैं। दोस्तों मंजू वहीं शहर में रोडों पर, सड़कों पर, गलियों में, शहरों में घूमती भटकती भीख मांगती पागलों की तरह वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। इधर जो मंजू का पति मुकेश था ये अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखता है, और अपनी पत्नी का तो इसे थोड़ा अफसोस था, लेकिन माता पिता के बार बार मना करने के बाद ये चुप हो जाता है। और धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरता है। लगभग दोस्तों 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल गुजरने के बाद में ये जो मुकेश होता है ये ट्रैफिक पुलिस में दरोगा बन जाता है, और दरोगा बनने के बाद में अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ में करने लगता है। 1 साल और गुजर जाती है दरोगा के पद पर रहते रहते। इसकी पोस्टिंग अपने शहर से दूसरे शहर में होती है, वहीं पर ये रहता है। जिस शहर में मुकेश अपनी ड्यूटी कर रहा था उसी शहर में इसकी पत्नी मंजू घूम घूम करके अपनी दिनचर्या को काट रही थी, अपने दिनों को गिन रही थी, पागलों की तरह भीख मांग रही थी। एक दिन जब मुकेश एक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस में काम करते हुए ड्यूटी कर रहा था तो जो मंजू थी वो भी उसी सिग्नल पर, उसी नाके पर पहुंच जाती है और रोड को क्रॉस करती है तो एक कार आती है और इससे टकरा जाती है। दोस्तों कार की रफ्तार धीमी थी चौराहे की वजह से, तो मंजू को ज़्यादा चोट नहीं आती है। सभी जो पुलिस वाले थे वहाँ से दौड़ते हुए मंजू के पास में आते हैं, मंजू को उठाते हैं। दोस्तों उठाने के बाद में थोड़ी देर बाद जो मुकेश था इसकी नज़र मंजू पर पड़ जाती है।
मंजू को देखता है तो देखने के बाद में इसके दोस्तों होश उड़ जाते हैं। ऐसी हालत में जब उसने मंजू को देखा तो इसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई, ऊपर से आसमान गायब हो गया। सभी पुलिस वाले थे उसे साइड करके अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं, लेकिन मुकेश उसके पास में ही खड़ा हो जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। इसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, फूट फूट करके रोने लगता है और फिर ये मंजू से बातचीत करने की कोशिश करता है। मंजू से पूछता है कि मंजू तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, मुझे तुम बता सकती हो। अब दोस्तों मंजू सुनने की कहने की हालत में हो तब ना वो कुछ उत्तर दे। पागलों की जैसी उसकी हालत थी, चुपचाप खड़ी की खड़ी रहती है और फिर पागलों के जैसी बातचीत करते हुए, उल्टी सीधी हरकत करते हुए वहां से जाने की कोशिश करती है। मुकेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अपनी पत्नी को ऐसा देखते हुए, तो फिर वो अपनी पत्नी के पास में दोबारा से जाता है और उसे अपने साथ ले लेता है और फिर उसका एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराता है। दोस्तों लगभग मंजू के इलाज में उसे 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने के समय बीतने के बाद, 3 महीने का समय गुजरने के बाद में मंजू की जो हालत थी वो सुधरने लगती है, उसमें सुधार आ जाता है। अब मंजू को थोड़ा थोड़ा याद आ जाता है कि वो मंजू है और ऐसी हालत में भीख मांग रही है। उसके पिता का देहांत हो गया है और उसकी शादी भी हो चुकी है। ये जो मुकेश था जब मंजू के सामने जाता है तो मंजू इसे पहचान लेती है। दोनों एक दूसरे को अपने आमने सामने पा करके बिलक बिलक करके रोते हैं। मंजू की आंखों से आंसू, मुकेश की भी आंखों से आंसू। मंजू मुकेश से कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें आपके माता पिता की बातें मान लेनी चाहिए थी। मुकेश अपने से माफ़ी मांगता है, कहता है कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि एक पत्नी का जो शादी के बाद में सहारा होता है वो पति ही होता है और मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मंजू कहती है कि कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। कहती है मंजू, आपने शादी की है या नहीं की है अभी तक। कहता है कि शादी नहीं की है अभी तक, क्योंकि हमारा तुम्हारा तलाक हुआ नहीं था। अगर माँ को डर था अगर हम शादी कर लेते तो तुम हमारे साथ में कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि तलाक हुआ नहीं था, इसीलिए हमने शादी नहीं की। तो मंजू कहती है कि फिर अब क्या इरादा है। कहता है मुकेश कि इरादा कुछ नहीं है, तुम बस जल्दी से अच्छी हो जाओ और दोबारा से हमारे साथ में रहो और हमारी लाइफ को संवारो। देखो अब हम ट्रैफिक पुलिस में दरोगा भी हो गए हैं। इतना बात सुनते ही जो मंजू थी वो और भी ज़्यादा खुशी के आंसू रोने लगती है और फिर मुकेश के गले से लिपट जाती है और रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद में मंजू पूरी तरह से सही हो जाती है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और फिर दोनों अपनी लाइफ को जीते हुए एक दूसरे की लाइफ में हस्तक्षेप करते हुए आगे बढ़ते हैं और अब इंजॉयमेंट के साथ में अपनी लाइफ को जीते हैं। दोनों पति पत्नी का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी मंजू की और मुकेश की। कैसी लगी ये कहानी? कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि एक जो पत्नी होती है वो जब ससुराल में पहुंचती है तो ससुराल में उसका कोई नहीं होता है, केवल एक ससुराल में पति ही होता है जो उसकी बातों को समझ सकता है। तो मेरा आप सभी से केवल यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि
शादी के बाद में अपनी पत्नी को समझें, पत्नी की फीलिंग्स को समझें कि क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। आप अपना ही रौब न झाड़ें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? मिलता हूँ अगली ऐसी किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।